हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, डायग्राम देख करके आप कुछ अंदाजा लग गया होगा। पिछले वीडियोस में हमने आपने डिस्कस किया हुआ है इंटरफेरेंस के बारे में, हमने पढ़ा है यंग्स डबल स्लिट के बारे में। कुछ उसी से मिलता हुआ आपको इमेज दिख रहा है, बस इसमें एक पट्टी आपको दिख रही है टी थिकनेस की। जी हाँ, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही जो दो रेज हम लेते हैं S1P और S2P, उनमें से किसी एक के पाथ में हम एक ट्रांसपेरेंट पट्टी डालेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक स्लैब डालेंगे और हम देखेंगे कि वो मटेरियल इंट्रोड्यूस करने पर, उस स्लैब को इंट्रोड्यूस करने पर जो हमारा पैटर्न आता है इंटरफेरेंस का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जी आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल इंट्रोड्यूस करने पर S1P या S2P दोनों में से किसी एक पाथ पर क्या इफेक्ट आएगा इंटरफेरेंस पैटर्न पर। तो हम बिना डिले के हुए आज के टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम बिना डिले के हुए अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं और इमेज को देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। ये वाला डायग्राम हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट में भी यूज किया हुआ है समझने के लिए। डायग्राम को देखा आपने, और जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है, वहां भी इस डायग्राम को हम लोगों ने यूज किया। तो फ्रेंड्स, डायग्राम को देखते ही आपको सारे टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है फ्रेंड्स, तो जल्दी से उन वीडियोस पे जाकर के उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आज का टॉपिक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, आप बहुत जल्दी से बड़े आसानी से इस टॉपिक को समझ लें। फ्रेंड्स, मैं उन वीडियोस का नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपने पढ़ रखा है फिर भी कोई डाउट है तो जल्दी से यहाँ से जाकर के आप उसे रिवाइज कर लीजिए। यहाँ देखिए, टर्म्स तो आपको क्लियर हो ही रहे होंगे डायग्राम देखकर। आप पहचानते हैं कि कैपिटल डी हम किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि स्मॉल डी हम किसे कहते हैं। देखिए, कैपिटल डी क्या है, ये जो S1 और S2 जो सोर्स हम ले रहे हैं लाइट के, उस सोर्स के प्लेन से स्क्रीन तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल डी। और S1 और S2 दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है यहाँ पर y, है ना। y देखिए क्या दिखा रहा है, ये O पॉइंट है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन है O पॉइंट, और इस स्क्रीन पर आपको ब्राइट डार्क ये फ्रिंजेस मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटर से किसी गिवन फ्रिंज की क्या डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर फ्रिंज बन रही है, उस डिस्टेंस को हम y से शो करते हैं। यानी y किसी जनरल फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे P पॉइंट की अगर फ्रिंज की बात करें तो P पॉइंट की फ्रिंज की सेंटर O से डिस्टेंस ये y से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप सिर्फ यही मत समझिएगा कि P पर जो फ्रिंज है उसी को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये y किसी भी गिवन फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस शो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं टर्म्स को हम यूज करने वाले हैं आज के डिस्कशन में। अब देखिए, S1 से एक रे चलती है और कहां तक पहुंचती है, P तक, और S2 से चलती है P तक पहुंचती है। अब पिछले वीडियोस में हमने देखा कि अगर हमें ये जानना है P पर फ्रिंज डार्क होगी कि ब्राइट होगी, तो हमें S2P माइनस S1P ये हमें पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि P पर ब्राइट फ्रिंज होगी या कि डार्क फ्रिंज होगी, ठीक है। इस पाथ डिफरेंस से ही हम डिसाइड करते हैं कि P पर कैसे फ्रिंज होगी। अब हमने क्या किया, वो तो हमने यंग्स डबल स्लिट में पढ़ा था
यहां हमें क्या करना है, हमने S1 से P तक जो भी रे चल के जा रही है, हमने क्या किया, इसके रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट पट्टी डाल दी, एक मटेरियल की, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डाली, जिसकी थिकनेस हमने लिया T थिकनेस है, T चौड़ाई की पट्टी है। ठीक, अब मटेरियल देखिए इस T दूरी तक में है ना, T थिकनेस है मटेरियल की, तो T दूरी में जो रे क्रॉस करेगी उसको एक अलग तरीके के मीडियम से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, है ना। यानी जो बिना पट्टी के केस था उससे अलग केस हो गया। अब इतनी दूरी में जो लाइट की रे है, प्रकाश की जो किरण है, उसको एक अलग अलग मीडियम में चल के जाना पड़ रहा है। ठीक, तो बिना पट्टी डाले जो केस था वो क्या था, ऐसा था। अगर हम आपसे कहते हैं कि पाथ डिफरेंस बताइए दोनों रेज का, है ना, अब मान लीजिए P पॉइंट पे ना लेकर के हम यहाँ कह रहे हैं सेंटर पर कैसी फ्रिंज बनेगी, तो पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि सेंटर पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती है। क्यों, क्योंकि S1P और S2P, अब P पॉइंट कहाँ आ गया, अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो P पॉइंट O पर आ गया, है ना, ये P पॉइंट जो है वो O पर पहुंच गया। तो अब सेंटर पर जो फ्रिंज बन रही है वो हमेशा ब्राइट क्यों बनती है, क्योंकि S1P S2P माइनस S1P यानी ये जो पाथ डिफरेंस है ये 0 होता है। 0 पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज को शो करेगा। यानी S1 और S2 से जो रेस चलती हैं और स्क्रीन पर जहां मिल रही हैं और जहां पे मिली, अगर वहां दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है, तो 0 पाथ डिफरेंस का मतलब क्या, सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज, है ना। और ये बात आपको पिछले वीडियो से क्लियर होगा जहां हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है। तो जहां पर इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा, वो पॉइंट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ कंफ्यूज इसलिए नहीं होइएगा क्योंकि पिछले वाले वीडियो में ये बार बार कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। वहां सेंटर ब्राइट फ्रिंज का मतलब है वो ब्राइट फ्रिंज जो सेंटर पर मिल रही है। अभी यहाँ हमने थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से बात की। हमने क्या कहा कि अगर दोनों रेज यानी S1P और S2P, है ना, O पॉइंट पर हमने P मान लिया, अब अगर ये S1P और S2P दोनों के बीच का अंतर 0 है तो ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज होगी। ठीक, सेंटर पे तो थी ही अभी तक, अभी मेन कंडीशन क्या है, दोनों का पाथ डिफरेंस 0। और ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि अब जब हम पट्टी डालेंगे यानी S1P के रास्ते पर जब हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज है वो सेंटर पर नहीं मिलती, बल्कि वो शिफ्ट कर जाती है, उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, विस्थापन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होती है, दोनों रेज यानी S1 से P तक जो गई है और S2 से P तक गई है, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा, इसलिए हम उस फ्रिंज को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। ठीक, यानी यहां मोटे तौर पे आपने क्या देखा कि S1P और S2P इन दोनों जो रेज हैं इनमें से एक हमने S1P के रास्ते पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी जैसे ही डाली तो ये पट्टी डालने का इफेक्ट क्या होता है, सेंटर वाली फ्रिंज किसी एक तरफ शिफ्ट होती है। ठीक, उसका विस्थापन होता है। अभी हमने क्या कहा, सेंटर वाली शिफ्ट हुई, सिर्फ सेंटर वाली शिफ्ट नहीं होगी। जब इसके अगले स्टेप पे आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न बना है वो पूरा पैटर्न एक साथ शिफ्ट हो जाता है। यानी अब यहां शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं कि अगर S1P के रास्ते पर हम एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डालते हैं तो जो स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न बनता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो सेंटर O से ऊपर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में उसकी यानी पॉजिटिव Y डायरेक्शन में उसकी शिफ्टिंग हो जाती पूरे पैटर्न की। ठीक है, और इसी का जब एक स्टेप आगे हम देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर यही पट्टी हम S2P के रास्ते पर रख देते हैं तो जैसे पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ था वही पैटर्न
नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, ये एक्चुअली आज के डिस्कशन के रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक, पहला हमने क्या देखा कि जो जिस पॉइंट पर, स्क्रीन के जिस पॉइंट पर S2P और S1P के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है, वहीं पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि अगर S1P के रास्ते पर T थिकनेस की ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डालते हैं तो जो स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पूरा पैटर्न था वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यानी सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर यही ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी दूसरी बीम यानी जो दूसरी प्रकाश की किरण है S2P के रास्ते पर डालते हैं तो पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का वो दूसरी डायरेक्शन यानी सेंटर से अब नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, यही रिजल्ट है और जिससे आज हम प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करना है, मान लीजिए हम S1 वाला ले रहे हैं, यानी हम वो केस ले रहे हैं जहां पे पैटर्न सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा और S1P के रास्ते पर हमने T थिकनेस की ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डाल दी। ठीक है, तो जब पट्टी हमने नहीं डाली थी उस केस पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या कहते हैं, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, और ये कितना होना चाहिए, 0। ठीक, यही कंडीशन थी। अब जब हमने पट्टी डाल दी S1P के रास्ते पर T थिकनेस की, अब आप खुद सोचिए कि मटेरियल जो है T थिकनेस का ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो एक अलग मीडियम है और आप जानते हैं लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है, यानी हर अलग मीडियम में उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस लाइट का अलग होता है। अब एयर में अगर स्पीड है लाइट की c और जो T थिकनेस है उस T थिकनेस में जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें स्पीड है c डैश, है ना। तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक आप म्यू से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसे आप क्या कहेंगे, C/C डैश, है ना। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि इस मटेरियल में C डैश यानी जो स्पीड है लाइट की मटेरियल के अंदर वो क्या होगी, वो होगी C/μ। ठीक है, यानी अलग स्पीड से इस मटेरियल के अंदर आपकी जो प्रकाश की किरण है वो अलग स्पीड से चलेगी। ठीक है, अब आपकी लाइट जो है अलग स्पीड से चल के जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप, अब हमें निकालना है ये जो T थिकनेस का मटेरियल है इसकी इक्विवेलेंट दूरी एयर में कितनी होगी, है ना। जो T थिकनेस का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसके इक्विवेलेंट यानी इसके तुल्य दूरी डिस्टेंस एयर में यानी वायु में कितनी होगी। अब तुल्य दूरी यानी इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, आप थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करेंगे, मान लीजिए हमने आपको इसको कवर कर दिया किसी पर्दे से, आपको नहीं दिखाया कि यहां पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है कि एयर है ना। तो आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि इसके अंदर से जब लाइट गई तो कितने टाइम लिया उसने टोटल ट्रैवल करने में, है ना। आपने नोट कर लिया कि लाइट ने कितना टाइम लिया, कैपिटल T टाइम। ठीक, ये तो आपको पता चल गया कि लाइट ने टाइम लिया कैपिटल T। अगर ये टाइम आपको हम ये बता दें कि इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट जा रही है तो ये टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना था, कैपिटल T, और स्पीड कितनी है, ये C डैश वाली यानी C/μ, है ना। तो कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल T इज इक्वल टू T/C/μ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो T/μ/C इतना टाइम लिया। लेकिन अगर हम इस मटेरियल की पट्टी को ढक दें, अब आपको नहीं पता यहां मटेरियल है कि नहीं है और आपने सोचा कि यहां एयर है
और एयर से कितना टाइम लेकर के लाइट ट्रेवल करके निकली, कैपिटल टी टाइम, है ना। ऐसा आपने सोचा, आपको पता नहीं है कि वहां पट्टी है कि एयर है, आपने सोचा कि शायद वहां एयर है और उसी से कैपिटल टी टाइम लेकर के लाइट ट्रेवल करके गई। तो अगर एयर से गई तो एक्चुअली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो डिस्टेंस अगर हम निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो टाइम लगा उसको स्पीड से, है ना, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कहाँ, एयर में, क्योंकि अब आप एयर इमेजिन कर रहे हैं और एयर में स्पीड कितनी है, सी, है ना, एयर की स्पीड है सी। तो टाइम उतना ही आपने नोटिस किया था, कैपिटल टी, यानी एयर, इसका इक्विवेलेंट जो एयर में डिस्टेंस होगा तो कैपिटल टी इंटू सी, और कैपिटल टी की जगह ये वैल्यू रखिए। तो जैसे ही इस वैल्यू को आप रखेंगे आपको यहां क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा टी म्यू अपॉन सी इंटू सी, है ना। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, टी इंटू म्यू। मतलब क्या हुआ कि टी थिकनेस की जो पट्टी है, अगर उसका इक्विवेलेंट आप एयर में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो आता है टी टाइम्स म्यू। म्यू क्या है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार कि आपने क्या किया, आपने नोट किया कि इस पट्टी के अंदर से जब लाइट जाती है तो कितना टाइम उसने लिया, उसने लिया टी टाइम, है ना। स्पीड कितनी है पट्टी के अंदर लाइट की, तो स्पीड हमने निकाला c अपॉन म्यू। इस स्पीड से टी थिकनेस से चली तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लाइट ने लिया, यहां से हमने निकाल लिया कैपिटल टी। अब आप इसको ढक दें, अगर आपको नहीं पता यहां पट्टी है तो आप इमेजिन करने लगे शायद एयर में से होकर के लाइट जा रही है, तो इस टी थिकनेस के बराबर एयर की इक्विवेलेंट डिस्टेंस हमें निकालनी थी, टी थिकनेस की इक्विवेलेंट जो एयर में डिस्टेंस है वो निकालनी थी। तो टाइम तो यही लगा, इस टाइम से जब हमने एयर माना तो स्पीड हो गई c, तो कितना डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड c, और उससे टी थिकनेस की स्लैब के इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस एयर में आई वो आती है म्यू टाइम्स टी। ओके, तो ये तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो गई, टी थिकनेस की इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में, ठीक। जैसे ही ये डिस्टेंस आपकी निकल जाती है, यानी टी चौड़ाई की, टी थिकनेस की स्लैब है, तो उसका इक्विवेलेंट, उसका तुल्य एयर में यानी वायु में जो लेंथ आएगी वो आती है म्यू टाइम्स टी, है ना। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, उसको यूज कहाँ करना है, पट्टी तो यहां रखी हुई है टी थिकनेस की, ओके। जब पट्टी नहीं थी तब तो सीधे से हमने कहा पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, लेकिन अब पट्टी है, अब अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले S1P की पूरी लंबाई के लिए इसकी एयर वाली इक्विवेलेंट लेंथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि S2P तो एयर में ही है ना, S2P एयर है, तो S1P का वो लंबाई हमें लेनी पड़ेगी जो इसका इक्विवेलेंट एयर में होगा। अब देखिए यहां से यहां तक एयर, यहां से यहां तक एयर, सिर्फ इतने में ही तो मटेरियल की पट्टी है, तो टोटल S1P का अगर एयर इक्विवेलेंट हमें लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, S1P में से T को माइनस कर दे, मटेरियल को बाहर कर दिया, प्लस इस मटेरियल की इक्विवेलेंट जो तुल्य दूरी एयर में हमने निकाली थी वो ऐड कर दें, तो S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, ये अब इसकी इक्विवेलेंट एयर में दूरी होगी। तो अब अगर हमें दोनों रेस का पाथ डिफरेंस लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, S2P में से ये पूरी वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी, S2P में से S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, ठीक है। अब ये आएगी, अब ये एक्चुअली आ रही पट्टी डालने के बाद दोनों रेस का पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं जैसे सेंटर वाली रे थी, बिना पट्टी डाले सेंटर वाली रे थी, तो S2P माइनस S1P 0 था,
तो अब इस पट्टी डालने के बाद सेंटर वाली रे के लिए भी पाथ डिफरेंस, सेंटर वाली रे के लिए दोनों रेस का पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो जैसे ही इसको हम 0 के बराबर करेंगे इस पाथ डिफरेंस को, यानी सेंटर वाली रे की कंडीशन हम जैसे ही इस पर लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही सेंटर वाली रे की कंडीशन इस पे आप अप्लाई करेंगे तो यहां एक आपको वैल्यू मिल जाएगी जो y के टर्म्स में होगी, यानी वो आपको ये बता देगा कि पट्टी डालने पर सेंटर वाली फ्रिंज कहां शिफ्ट हो रही है इस स्क्रीन पर, है ना। y की वैल्यू ये बताएगी कि पट्टी डालने पर सेंटर वाली फ्रिंज स्क्रीन पर कहां पर शिफ्ट हो रही है। देखिए इसका मैंने पूरा रिटन मटेरियल आपके लिए रखा हुआ है, जहां से आपको ये अभी जो मैंने बोला चीजें ये मैंने समझा इसलिए दिया जिससे वहां पे आपको समझ में आने लग जाए, और वहां चलते हैं तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमने सबसे पहले क्या लिया कि जब हमने पट्टी नहीं डाली थी, है ना, जब हमने पट्टी नहीं डाली थी, यानी कि ये वाला केस था पट्टी नहीं डाली। तो जब हमने पट्टी नहीं डाली उस केस में S2P माइनस S1P ये पाथ डिफरेंस आता है। और ये पाथ डिफरेंस कितना आता है ये भी जो मैंने पिछला वीडियो की बात की है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हमने पढ़ा, वहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि पाथ डिफरेंस y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D होगा। y क्या है, स्मॉल d क्या है, कैपिटल D क्या है, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, और यहाँ देखिए मैंने लिख करके भी आपको दे दिया है। ये चीजें आपको क्लियर हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। अब यही चीजें हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी लिख करके यहाँ पर दे दिया। तो ये पाथ डिफरेंस जबकि हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी कहीं नहीं डाली है, उस केस के लिए जिसकी वैल्यू आती y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। कैसे ये आता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, पिछले वीडियो में आपने किया है मेरे साथ, अगर कोई भी डाउट है तो वहां पे जाकर के एक बार क्लियर कर लीजिए। अब देखिए अब हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डाल दी। फिगर 1 हमने इस वाले डायग्राम के लिए बोला है जहां हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डाल दी है उसके लिए, ठीक। अब हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डाल दी, कहां पे हमने लिया, हमने बोला कि S1P या S2P दोनों पाथ में हम ले सकते हैं, दोनों का इफेक्ट अलग आता है। जब हम S1P में डालते हैं तो फ्रिंज का जो पैटर्न है जो इंटरफेरेंस का वो सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और S2P में लेंगे तो सेंटर से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ हमने S1P में लिया है, यानी यहाँ हमारा रिजल्ट जो आएगा वहां फ्रिंज का जो पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न है, वो सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक। T थिकनेस की हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डाली। एयर में स्पीड ऑफ लाइट c, जो कि मैंने बताया था, मटेरियल के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो c डैश लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक मटेरियल का म्यू से हमने लिया। म्यू c डैश और c का रिलेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इससे हमने ये c डैश स्पीड जो कि मटेरियल के अंदर स्पीड है लाइट की, वो हमने निकाल लिया, ठीक। अब T थिकनेस का मटेरियल है, उससे जब लाइट पास होती है तो उससे लाइट को पास होने में कितना टाइम हमने नोटिस किया, कैपिटल T। और टाइम को निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो T अपॉन C डैश, और C डैश की ये वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। इतना टाइम लगा पट्टी में से निकल कर जाने में लाइट को। फिर हमने क्या कहा था, पट्टी को ढका हुआ मान लीजिए। अब आप इमेजिन करते हैं कि वहां पट्टी ना हो करके एयर है, तो T टाइम अगर एयर से पास होती है तो किस स्पीड से, c स्पीड से चलेगी। T टाइम तक एयर से पास हुई लाइट, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, T इंटू C, और T की ये वैल्यू रख दें, सॉल्व करेंगे तो म्यू T आ जाएगा। ये म्यू T क्या है, T थिकनेस का जो स्लैब है उसका इक्विवेलेंट, उसका तुल्य एयर में डिस्टेंस है, वायु में चली गई दूरी है, ठीक है। यही सब बातें जो डिस्कस की है वो मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे कंप्लीटली दे रखा है। यहाँ भी देखिए हमने ये म्यू T डिस्टेंस हमने निकाल ली है, वायु में चली गई तुल्य दूरी हमने निकाल दी है, यानी T चौड़ाई की जो पारदर्शी पट्टी है वायु में म्यू T दूरी के तुल्य है। जो T चौड़ाई की पट्टी है उसकी एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितनी है, म्यू T है, ठीक है। अब क्या हुआ, S1 पाथ में हमने डाला था पट्टी को, ठीक। S1 पाथ में डाला तो पूरी S1 लंबाई
को एयर इक्विवेलेंट में अगर हमें बदलना है तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, S1P में से T को माइनस करेंगे और म्यू टी को ऐड कर देंगे, यानी मटेरियल की जो चौड़ाई थी उसको माइनस कर दिया और मटेरियल का जो एयर में इक्विवेलेंट दूरी थी उसको प्लस कर दिया, तो पूरी S1P डिस्टेंस का एयर इक्विवेलेंट आ जाता है, वायु की तुल्य दूरी मिल जाती है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, मतलब इस वाले टर्म में से T कॉमन लेकर के लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी और ज्यादा इसे। अब देखिए, अब न्यू पाथ डिफरेंस विद इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंट स्लैब, बिना ट्रांसपेरेंट स्लैब के पाथ डिफरेंस क्या था, S2P माइनस S1P, लेकिन अब जब हम ट्रांसपेरेंट स्लैब डाल रहे हैं तो S1P की जगह ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो गया, तो नया पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, S2P में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये न्यू पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x। ठीक है, S2P में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस हमने ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, एक माइनस यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए S2P माइनस S1P, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था S2P माइनस S1P की वैल्यू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये कैसे निकलता है ये पिछले वीडियो में आपने निकाला है मेरे साथ, कोई डाउट है तो आप उस पे जाकर के क्लियर कर सकते हैं। यानी S2P माइनस S1P की जगह हम लिख सकते हैं y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, रिमेनिंग टर्म्स ऐसा ही रहेगा। यानी अब S1 और S2 से जो दो रेस चलती हैं, P पॉइंट पर पहुंचती हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस हमें ये मिल गया, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक, जब तक T थिकनेस की पट्टी नहीं डाली थी तब तक S2P माइनस S1P इज इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D था। ठीक, अगर यही सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां था, बिना पट्टी डाले सेंटर पे, बिना पट्टी डाले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे था, यानी y जीरो था, y को जीरो रखेंगे तो पाथ डिफरेंस अपने आप जीरो हो जाता है। ठीक, लेकिन अब जब हमने पट्टी डाल दी तो दोनों रेस का पाथ डिफरेंस जहां पे जीरो होगा वहीं पे चली जाएगी ये वाली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी अब जहां पे दोनों रेस का पाथ डिफरेंस जीरो होगा वहां y जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैटर्न की शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू जीरो था जब पट्टी नहीं डाली थी, और वो क्या था, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, तो यहां से स्मॉल d और कैपिटल D तो जीरो नहीं है, y जीरो होगा। लेकिन जब हमने पट्टी डाल दी उस केस में दोनों का पाथ डिफरेंस, यानी कि जब दोनों के पाथ डिफरेंस की जो बात करेंगे हम, दैट मीन्स हम इस टर्म की बात करेंगे, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो यहां से इस y की कुछ वैल्यू आएगी, यानी अब जो ये सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज थी जिसके लिए y जीरो था बिना पट्टी डाले, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके लिए y जीरो नहीं बल्कि जो यहां से उसका कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उस जगह पर वो शिफ्ट हो जाएगी। अभी जो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने दिया वही चीजें मैंने यहाँ पे सारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कैलकुलेशन दे रखा है, आप यहां से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जो दो रेस के बीच, जब हमने S1P के बीच पट्टी डाली तो दोनों रेस का क्या पाथ डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड्स, पाथ डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, लेकिन पाथ डिफरेंस निकालने के साथ ही हमें पता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए, तो जो टोटल पाथ डिफरेंस अभी हम लोगों ने निकाला हमने उसको जीरो से इक्वेट कर दिया। ठीक, अभी जस्ट जो कैलकुलेट किया आपने कॉपी में नोट किया होगा उसको जीरो रख दिया, इसको सॉल्व किया तो ये y की वैल्यू निकल के आ गई इतनी, यानी जो स्क्रीन था, स्क्रीन का सेंटर था, सेंटर से इस y वैल्यू पर हमारी सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर, यहां से ये चीजें हमें क्लियर हो गई कि हम अगर S1P के रास्ते पर हमने पट्टी डाल दी है किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, तो सेंटर से ऊपर की तरफ इस y डिस्टेंस के बराबर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की शिफ्टिंग हो गई। अब यही चीज यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिया है। ठीक है, नाउ विदाउट प्लेसिंग ट्रांसपेरेंट स्लैब द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अकर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, है ना,
जब तक हम मटेरियल की पट्टी नहीं डालते तब तक y इज इक्वल टू 0 था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। लेकिन जब हमें इंट्रोड्यूस करते हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द ट्रांसपेरेंट स्लैब, ठीक है, बिटवीन S1 एंड P, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज शिफ्टेड बाय दिस वैल्यू, जो भी हम लोगों ने ऊपर निकाला है, ठीक है। वही चीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर हमने दिया है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। अब इतनी शिफ्टिंग तो हो गई, लेकिन जो y की जो वैल्यू का फॉर्मूला हमने निकाला यहाँ पर, है ना, इतनी y पे शिफ्टिंग हुई है, इस y वैल्यू का जो फॉर्मूला निकाला है, इसमें देखिए जितने टर्म है, μ-1 एक पॉजिटिव टर्म है, t पॉजिटिव है, कैपिटल D पॉजिटिव है, स्मॉल d पॉजिटिव है, सारे टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, y पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव ये शो करता है ना, y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या शो करता है कि ये सेंटर से ऊपर की तरफ इसकी शिफ्टिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये हो गया कि ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक, इसका मतलब y भी पॉजिटिव होगा, यानी जो फ्रिंज की शिफ्टिंग है वो सेंटर से, जो स्क्रीन का सेंटर है उससे ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, n इज एब्सेंट इन फॉर्मूला 1, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था y के लिए, इसी को फॉर्मूला 1 अभी ऊपर नोट किया होगा आपने, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला 1 हमने इसको मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे n नहीं है, n का मतलब कौन से नंबर की फ्रिंज, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, कौन से तरीके की ये ब्राइट फ्रिंज है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है ना। और ये ना होना ये सीधे सीधे शो कर देता है कि सिर्फ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही नहीं, जितनी भी फ्रिंजेस बनेंगी, यानी पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न वो y इज इक्वल टू इतने वैल्यू से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। यानी यहाँ पे जो वन एब्सेंट है, चूंकि एज n इज एब्सेंट इन फॉर्मूला 1, सो ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी शिफ्टेड बाय दिस वैल्यू। ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो जाती। एक तो ये सारा पॉजिटिव है तो ये दिखाता है ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होंगी, है ना, किस केस में, जब S1P के रास्ते पर आपने डाल रखा है मटेरियल की पट्टी, ठीक है। दूसरी चीज n एब्सेंट है फॉर्मूले में, वो ये शो करता है n का एब्सेंट होना कि सिर्फ ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल वाली ही नहीं बल्कि पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न, जो पट्टियों का पैटर्न है, वही इतना y की वैल्यू से इस y वैल्यू से सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। Now, similarly, if this transparent slab is introduced in the path of the second beam S2P, अभी जैसे हमने S1P के रास्ते पे डाल के कैलकुलेशन किया, अगर वही पूरा कैलकुलेशन हम S2P के रास्ते पे पट्टी को रख करके करते हैं, तो ये y की नेगेटिव वैल्यू आएगी, और y का नेगेटिव आना क्या शो करेगा कि स्क्रीन के सेंटर से नीचे की तरफ पूरा पैटर्न शिफ्ट होगा। सिर्फ इतना अंतर आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अब ये आप S2P के रास्ते पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी डाल करके इसका कैलकुलेशन करिएगा और चेक करिएगा कि क्या y की नेगेटिव वैल्यू आती है, जिससे ये शो होता है कि पैटर्न जो है सेंटर से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि हम किस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो में से एक रे के रास्ते पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पट्टी अगर हम डालते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे की वीडियोस में बने रहिए। बहुत सारी जानकारी हम फिजिक्स से रिलेटेड लेने वाले हैं उसमें। आज के इस वीडियो में अंत तक आप सबको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।